बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और बच्चों की मौजें लगने वाली हैं। एक बार फिर से उन्हें छुट्टियां होने जा रही हैं और ये हैं लंबी छुट्टियां। जी हां, समर वेकेशंस का बाकायदा ऐलान कर दिया गया, खासतौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से। बाकी सूबों के ऐलानात भी जल्दी आने की तवक्को की जा रही है और इस बार आपको जानते ही हैं कि फ्यूल मैनेजमेंट का मामला भी है, तो लंबी छुट्टियां मिल रही हैं, लंबी मौजें लगने लगी हैं। लेकिन एक इम्तिहान होगा बहरहाल पेरेंट्स के लिए, खासतौर पे माओं के लिए। तो हुकूमत पंजाब के सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की तवील तातीलात का ऐलान जनाब कर दिया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक उन्होंने गर्मियों की छुट्टियां 22 मई बरोज़ जुम्मे से शुरू करने का ऐलान किया है, जबकि तालीमी इदारे 24 अगस्त को दोबारा खोले जाएंगे। तो 3 माह और ये 3 माह हमने अपने बचपन में तो देखा था, उसके बाद काफ़ी दौरानिया कम हो गया था, सुकड़ गया था। लेकिन एक बार फिर से अब जिस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, बच्चों की मौजें लगने वाली हैं। और वज़ीर तालीम का ये भी कहना था कि शदीद गर्मी, बढ़ते दर्जा हरारत और तलबा की सेहत को मद्देनज़र रखा गया है। इसीलिए ये फैसला भी किया गया है ताकि बच्चों, असातिज़ा और स्कूल स्टाफ को मुमकिना हीट वेव से भी महफूज रखा जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि महकमा तालीम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है और साथ में माहिरीन के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन भी है, महकमे मौसमियात के साथ भी। और रिपोर्ट्स के बाद तातीलात का हतमी फैसला वो कहते हैं जी किया गया है। तो हमारी ये उम्मीद है कि ज़बरदस्त छुट्टियां गुजरें। उसके लिए क्या कुछ हो सकता है उस पर हम प्रोग्राम्स करते रहेंगे कि पेरेंट्स किस तरह से उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं और बेहतरीन उसका छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तामीरी जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकता है। तो आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ आ जाते हैं नाज़रीन, जिसमें बात होगी सबसे पहले जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई का तूफ़ान बरपा है। पेट्रोल, डीजल ईरान जंग की वजह से महंगा नहीं किया गया, ये इंकशाफ किया गया है हमारे वज़ीर पेट्रोलियम की तरफ से। और पेट्रोलियम लेवी के हवाले से उन्होंने कहा है कि मज़ीद इसमें इजाफा भी होने की तवक्को की जा रही है, यानी कि अभी यहाँ पर ब्रेक नहीं लगी, अभी यहाँ पर हुकूमत ने इक्तफ़ा नहीं किया, जिसके तहत डीज़ल और पेट्रोल पर लेवी को 160 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँचाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। अली परवेज़ मलिक वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, उनकी तरफ से ये ऐलान भी सामने आया है, जिससे मज़ीद ख़दशात बढ़ गए हैं कि महंगाई आखिर कहाँ पर जाकर ब्रेक लगाएगी। इसके अलावा आज ही के प्रोग्राम में बात करेंगे गंदम की कीमत की भी। गंदम की फ़ी मन कीमत जनाब 4000 रुपये तक पहुँच गई है। आटा भी महंगा हो चुका है। 2 वक्त की रोटी खाना भी अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है एक आम इंसान के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए। और मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1600 से 1700 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो किसानों का मसला तो हल हो गया, लेकिन आवाम का मसला जूं का तूं है, बल्कि उसमें मज़ीद परेशानियां या चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बात होगी क्रिकेट की भी आज ही के प्रोग्राम में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट का 5वां रोज़ है और पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ क्या शाहीन टाइगर्स का शिकार कर सकेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे क्रिकेट पंडितों से, माहिरीन से। हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और फिर एक और अहम टॉपिक है जो कि आज गुफ्तगू का हम हिस्सा बनाएंगे और वो है बॉक्स ब्रीदिंग। दबाव, घबराहट, जज्बाती बोझ या फिर तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल के वक्त ख़ास तौर पर मददगार हो सकता है। और सवाल ये भी होगा कि क्या बॉक्स ब्रीदिंग बेचैनी को ताकत में बदलने का एक खामोश तरीका हो सकती है, किस तरह से इसको यकीनी बनाया जा सकता है और ये टर्म किस मकसद के लिए यूज़ होती है। और आखिर में बात होगी ईरान अमेरिका जंग की। जिस तरह से आप जानते हैं कि 10 रोज़ के तवील इंतज़ार के बाद जो जवाब ईरान ने दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पसंद नहीं आया और एक बार फिर से उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से और जंग की दोबारा आगाज़ का उन्होंने इंदिया भी दे दिया है। तो ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई की जानिब माइल हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अब उनका दौरा चाइना भी करीब आ चुका है। तो ऐसे में क्या वो जंग मोल लेंगे या फिर खुदा न खास्ता चाइना के दौरे से वापसी पर कोई बड़ी तबाही की तैयारी तो नहीं की जा रही। गुज़िश्ता रोज़ भी जिस वक्त वो मदर डे की तकरीब पर मौजूद थे तो सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि बहुत से जर्नल्स मेरा वेट कर रहे हैं, तो मुझे उनसे मिलना है ईरान जंग के हवाले से और अगली हिकमत अमली क्या होगी। तो ये सारा कुछ आज के प्रोग्राम में हिस्सा होगा, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं ज़रा महंगाई के मामले से। जब हमारे वज़ीर मुमलिकत खुद ही ये दावा कर रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं कि अभी लेवी यहाँ पे रोके नहीं है, अभी ये सिलसिला और ऊपर जाएगा, यानी कि 450 के करीब पहुँच चुका पेट्रोल और डीज़ल। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल मज़ीद महंगा करने का सारा मलबा IMF पर डाल दिया है। यानी कि कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, हम तो मजबूर हैं और ये सब कुछ हमसे IMF करवा रहा है। तो IMF अगर ऐसा करवा रहा है तो हम तो आपकी अयाशियों में कोई कमी नहीं देख रहे। आपके अल्ले तलल्ले तो जूं के तू है, बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। आपकी लाहौ लश्कर के अंदर भी इजाफा
इजाफा होता जा रहा है। तो ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा? मोहम्मद अकमल माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सूरत हाल काफ़ी संगीन और पेचीदा हो चुकी है। सच तो है बात, लेकिन बात है रुसवाई की हुकूमत के लिए। लेकिन हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी 160 तक लाने का हमारे ऊपर बहुत दबाव है और ये सब कुछ जो किया धरा है ये IMF का है। तो हुकूमत वाकई इतनी बेबस है, इतनी मासूम है? उनसे IMF गन पॉइंट पर ये सब कुछ करवा रहा है या दीगर ऑप्शंस थी जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया और बलि का बकरा मुझे और आपको बनाया जा रहा है? बिल्कुल जी, हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल बेबस है IMF के सामने। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस साहब हैं वो बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर रहे IMF से कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें, चूँकि जंग की सूरत हाल है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब वो थ्योरेटिकल जो आस्पेक्ट्स हैं या थ्योरेटिकल तरीक़ों से मईशत को जो चलाया जा रहा है और जिस तरीके से IMF कह रहा है कि आप स्ट्रिक्ट और टाइट किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी रखें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अपने जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करें और टैक्सेस को बढ़ाएं, बजाय इसके कि टैक्स बेस को बढ़ाएं आप टैक्सेस को बढ़ाएं। इस मतलब अभी तकरीबन 800 अरब का शॉर्टफॉल जो है वो नज़र आ रहा है और वो नतीजा है लास्ट टाइम जो टारगेट रखा था 13,900 अरब रुपए का, वो बड़ा अनरियलिस्टिक था। वो वैसे भी हमारी जो इकोनॉमी के मौजूदा सूरत हाल है उसमें मुश्किल था कि वो टारगेट जो है ना वो अचीव होता। तो अब जाहिर है उसको जंग का बहाना बना के IMF ने दोबारा से कहा है कि आप चूंकि टैक्स के टारगेट्स पूरे नहीं कर चुके, तो जो सबसे इजी और सिंपल तरीका है पेट्रोलियम लेवी आप बढ़ाएं। 113 रुपए तक तो वो कर चुके हैं पेट्रोलियम लेवी और इसको मजीद जाहिर है अभी बढ़ाने का कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इवन अगर फ्यूल की प्राइसेस जो है वो मुस्तहकम भी रहती हैं तो भी मेरे ख्याल में जो है वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कीमतों को मुस्तहकम रखना, और अवाम जो है वो महंगाई के तूफान में पिसना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है अरबाब इख्तियार से भी और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं कि थोड़ा सा थ्योरी से निकलें और प्रैक्टिकल। लेकिन अगर अकमल साहब थ्योरी की ही बात की जाए तो ये जो महंगाई का तूफान आएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से, इससे एनर्जी भी महंगी होगी, इससे बिजली महंगी होगी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होगी, इसमें हर ज़रूरी अशिया, मतलब इसमें आप सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक हर चीज़ के इस्तेमाल या उसकी जो कॉस्ट है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो वो आफ्टर शॉक्स इसके नज़र नहीं आ रहे गवर्नमेंट को, और जो जिम्मेदारी थी चाहे वो FBR की थी या टैक्स कलेक्शन के जितने भी इदारे हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह से अदा नहीं कर रहे तो एक आम पाकिस्तानी को इसकी सज़ा क्यों कर दी जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये ना कि जिम्मेदारी तो उस सूरत में डाली जाती है ना जब टारगेट रियलिस्टिक हो। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, बजाय इसके कोई ये कहता है कि जी आवाम टैक्स नहीं दे रही, लोगों को टैक्स देना चाहिए, कोई कह रहा है FBR कलेक्ट नहीं कर सका। मेरा मानना ये है कि टारगेट ही अनरियलिस्टिक है ना। एक इकोनॉमी में जान ही नहीं है। फर्ज करें अगर मेरी जेब में पैसे ही नहीं है तो आप मुझसे क्या कलेक्ट करेंगे? तो दिस इज व्हाट IMF इज डूइंग कि जी आपकी इकोनॉमी में जान हो या ना हो, आप GDP टू टैक्स का रेशो 13% करें, ग्रोथ बेशक आपकी 3.5% के ऊपर हो, टैक्स के टारगेट आपने पूरे करने। तो इकोनॉमी में ही हमारी उतनी जान नहीं है। तो यही चीज तो हमें बेसिकली उनको समझानी चाहिए। क्या ये पेट्रोल की प्राइसेस सिर्फ पाकिस्तान में महंगी हुई है? पूरी दुनिया में महंगी हुई है। लेकिन पूरी दुनिया में सबको पता है कि अगर हम फ्यूल की प्राइसेस को बढ़ाएंगे तो उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट टोटल इकोनॉमी के ऊपर आएगा, जिससे इन्फ्लेशन होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है। लेकिन अकमल साहब, अगर आपने कर्जा लिया है, उन्होंने नहीं बढ़ाया, अगर आपने कर्जा लिया है तो वो वापस तो करना ही है, तो फिर आपको यकीनी तौर पे उन शराइत पे अमल भी करना होगा। क्योंकि हम एक तरफ तो देखते हैं कि हुकूमत अवाम के ऊपर दबाव डालती है, अपने ऊपर कोई दबाव नहीं डालती है। उनकी जो लाहौ लश्कर हैं उसमें हम इजाफा देखते हैं, उनकी जो लग्जरीज़ हैं उसमें हम इजाफा देखते हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद मुसलसल कम होती जा रही है। तो ये तज़ाद भी तो है। IMF को ये भी तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत क्या कर रही है। देखिए, IMF कुछ नजर नहीं आ रहा। IMF मैंने आपको बताया ना, IMF एक रोबोट है, उसको ग्राउंड रियलिटी से, इंसानियत से कोई सरोकार नहीं है। उसने सिर्फ थ्योरी देखनी है कि ये जॉन टेलर की जो फार्मूला है उसके तहत मैंने इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो उसके बाद जो है वो मुझे महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जब हम करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं। और हुकूमत को जो है ना वो थोड़ा सा इसके ऊपर रिकंसिडर करना चाहिए, अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। IMF के लिए जो है वो हम कब तक जो है वो अपने अवाम की कुर्बानी देते रहेंगे? थोड़ी बहुत हुकूमत को भी सोचना चाहिए। जो उन्होंने अपने इतने प्रोटोकॉल्स लिए हुए हैं
सीएम साहिबा ने जहाज खरीदे हुए हैं और बड़े बड़े जो है ना वो इन्होंने किए हुए हैं प्रोटोकॉल्स वगैरह और खर्चे वगैरह। तो इसके ऊपर भी जो है ना वो उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे, तब जाके जो है ना ये अच्छा, मसले मसाइल हल होंगे। आपने कहा कि आईएमएफ कुछ नहीं देखता और आईएमएफ जो है उसको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन मैं गुज़श्ता रोज़ की हेडलाइन आपके साथ शेयर करता हूँ। कहते हैं कि जी पाकिस्तान तेल, बिजली और गैस की मकामी कीमतों को लागत के मुताबिक रखे, मुस्तहिक सारिफिन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। तो ये अलमिया ये है कि आईएमएफ अब इस सूरत हाल की वजह से हुकूमत को ये दुआई दे रहा है कि भाई कुछ ख्याल करो अपनी आवाम का, उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये चीज़ या ये एहसास कम अज़ कम आईएमएफ के अंदर यकीनी तौर पे वो फीलिंग तो नहीं होंगी, ना उनके पास वो मैंडेट है, ना उन्हें वोट लेने के लिए दोबारा आना है, लेकिन वो भी इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि ये मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जंग का माहौल क्योंकि इस वक्त बना हुआ है, बहुत से ममालिक के कंटेनर्स रुक भी रहे हैं, पाकिस्तान को तो कंटेनर भी कोई नहीं रुका और कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। इसके बावजूद इसी दौरानिए में, इस टाइमिंग में इतना ज़्यादा इजाफा कर देना, मकसद ये है जिसको अभी अली परवेज़ मलिक साहब ने कह तो दिया कि ये जंग की वजह से नहीं है, लेकिन तासुर तो यही देने की कोशिश की गई ताकि अवाम का कोई रद्द-ए-अमल ना आए, और आया भी नहीं। नहीं, इस वक्त भी अगर आप देखें ना तो जंग की वजह से कहा है 113 रुपए अगर पेट्रोल की प्राइस के ऊपर लेवी जो है वो डाली गई है, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है ना कि 100 रुपए 150 रुपए तो पेट्रोल वैसे ही लेवी की वजह से महंगा हुआ है। तो इमीडिएटली जो है ना वो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए और आईएमएफ को इस बात के ऊपर कन्विंस करना चाहिए कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है इसको हम बाद में ले सकते हैं, अवाम भी यही पे है, पाकिस्तान भी यही पे है, हम कहीं आगे तो नहीं जा रहे। इस मामले को अगर थोड़ा सा डेफर कर दिया जाए और ये लेवी जो है वो पीस मील में आवाम से वसूल कर ली जाए, उसके नतीजे में अगर हमारी इकोनॉमी की हेल्थ बेहतर होती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो हम फ्यूचर में और मजीद इस पोजीशन में होंगे कि टैक्सेस और लेवीज देने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा पीरियड को लंबा करते हुए ज्यादा मतलब आगे की तरफ बढ़ने का सोचना चाहिए, रादर देन के वंस फॉर ऑल एक ही मर्तबा में जो है वो साल में टारगेट पूरा करके जो है ना वो आगे बढ़ा जाए। तो बेहतर पॉलिसी बहरहाल मेरे ख्याल में यही होगी कि हुकूमत फौरी तौर के ऊपर जो है वो पेट्रोलियम लेवी और आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करे, खास तौर पे हमारे जो ये तो आपकी और मेरी ख्वाहिश है अकमल साहब, काश ऐसा हो जाए या ये एहसास काश के हुकूमत में होता, लेकिन वो कह रहे हैं कि 160 तक इसके ऊपर ले जाने के लिए हमारे ऊपर दबाव है, माइंड मेकिंग की जा रही है। ये खबर उन्होंने दे दी है, अब उसके ऊपर मरवार अमल किया जाएगा। तो इसके असरात क्या होंगे अगर 160 तक लेवी को ले जाया जाता है? 160 के ऊपर जब आएगा तो फिर मैं और आप जो है ना वो फिर पैदल ही सफर किया करेंगे, गाड़ियों में तो सफर करना मुश्किल हो जाएगा, 500 रुपए से ऊपर पेट्रोल चला जाएगा। आप और मैं तो पैदल सफर कर लेंगे, ये हुकूमती जो लाहौल लश्कर हैं, जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आला हैं, उनकी जो तरफ से ग्रांट्स दी जा रही हैं, नई गाड़ियाँ आ रही हैं, लग्जरी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो उसी तरह से चलता रहेगा सब? बिल्कुल चलता रहेगा, उनका हक है भाई। वो एलीट कैप्चर इसी को तो कहा जाता है ना कि हमने अपने खर्चे नहीं कम करने, हमने अपने जो है ना वो पेट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी पत्थर नहीं बांधने। हालांकि इस मौके के ऊपर हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो दिखाएं कि यार आप जितनी कुर्बानी दे रहे हो आपसे ज्यादा हम कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना उल्टा सिस्टम है, वो चीजों को रिवर्स समझा जाता है कि जी आप लोग कुर्बानी दें, कुर्बानी का बकरा आप बने। और उसकी वजह से आप देखें ना लोगों ने खुदकुशियां करना शुरू कर दी हैं। कहीं पे ट्रैफिक चालान के ऊपर जो है ना वो बजट बना के दिया हुआ है कि आपने जो है ट्रैफिक चालान करने हैं, पैरा वाले जो वो रेडियां नहीं लगाने दे रहे। तो मतलब अजीबो गरीब किस्म का सिस्टम है, गरीब आदमी के लिए तो जीना मुहाल हो चुका है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकमल साहब माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद थे। गरीब आदमी का जीना मौका है और ये अभी आगाज़ है, अभी मज़ीद पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ेगी, मज़ीद महंगाई भी होगी। कमर कस लीजिए क्योंकि हुकूमत को कोई एहसास नहीं। IMF ने कह दिया कि भाई जो इस वक्त आलमी प्राइसेस हैं उसके मुताबिक अपने गैस, तेल और पेट्रोल की प्राइसेस को रखिए, लेकिन हुकूमत इस पर तैयार दिखाई नहीं देती। दीगर इशूज़ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि महंगाई के जो असरात हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। गंदम की कीमतों में भी इजाफे की सूरत में किसान तो इससे यकीनी तौर पे मुतमईन होंगे क्योंकि उनका ये मुतालबा था कि हमें भी इजाफी रेट चाहिए और उनका कम अज़ कम जो लागत है वो पूरी होनी चाहिए। और लाहौर गंदम की फ़ी मन कीमत में अब मज़ीद इजाफा होने के साथ आटे की कीमत भी बढ़ चुकी है। तो गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, जहाँ 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा हो चुका है। और करियाना मर्चेंटाइल एसोसिएशन के मुताबिक मिल्स की जानिब से कहा जा रहा है कि 20 किलो आटे का जो थैला है वो 2100 रुपये में सप्लाई किया जा रहा है, जबकि शहरियों को यही थैला 2150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि मिल्स की जानिब से 10 किलो जो आटे का थैला है इसकी फराहमी नहीं हो रही और इसके बायस सारिफीन को मुश्किलात का भी सामना है।
दूसरी यानी मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1600 से 1700 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इसके असरात आटे की कीमतों पर भी पड़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि लाहौर में फ़ीमन गंदम की कीमत बढ़कर अब तक पहुंच चुकी है। किसान इससे कितने मुतमईन हैं और अभी उनका क्या कहना है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। बुखारी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। किसान मुतमईन हैं क्योंकि आप तो यही मुतालबा कर रहे थे कि कीमत बढ़ाई जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका और आपके एक टीवी का। ये बड़ा अहम मसला है गंदम का, और गंदम एक ऐसी चीज़ है कि वो हर घर में पहुंचती है। गरीब के घर में वो सूखी रोटी की शक्ल में पहुंचती है, और अमीर की वो टेबल पे जो है वो डब रोटी है या पिज़्ज़ा है या बिस्किट्स हैं, केक है, उस फॉर्म में पहुंचती है। तो असल में ये हुकूमती गलत पॉलिसियों का शाखसाना है। पहली बात तो ये है कि आपने इसकी प्राइस को जो है वो ज़बरदस्ती रोक के रखा था। आपने पिछले 2 सालों में देखा कि किसान को पूरी तरह ज़िबा किया गया, और उससे 1800 और 2000 में गंदम ली गई, मगर उसका फ़ायदा मेरे आम पाकिस्तानी को नहीं हुआ। उस वक्त भी गंदम जो है, आप याद करें कि पिछले साल में भी, उससे पिछले साल में भी यही रेट्स जो है वो थे, क्योंकि गंदम का 3 साल पहले हमें 3900 रुपये दिया जा रहा था। फिर मोहतरमा आई वज़ीर पंजाब, तो उन्होंने जबर के साथ जो है और जुल्म करके किसानों से सस्ती गंदम जो है वो दिलवाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती पॉलिसियाँ कहाँ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गंदम जो है वो थ्रेशर हो रही है, हार्वेस्ट हो रही है, और पॉलिसी कोई बन नहीं पा रही है हुकूमत से। ये हुकूमत का फेलियर है। तो ये 4000 रुपये तक रेट पहुंचा है फी मन का, बुखारी साहब, ये गवर्नमेंट ने रेट दिया है या फिर एसोसिएशन की तरफ से डिसाइड किया गया, और क्या ये काफ़ी है? मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि आप इससे मुतमईन हैं, किसान बरादरी, किसान भाई जो है हमारे, वो खुश हैं? नहीं, किसान को 4000 रुपये नहीं मिल रहा। ये मैं बता दूं कि जब स्टार्ट हुआ तो 2700-2800 से जो है वो गंदम लेना शुरू हुई, और फिर उसके बाद बतदरीज इसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ। 3500 रुपये गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था, जो कि गवर्नमेंट को खरीदनी चाहिए थी 1 अप्रैल से। और दूसरी बात ये है कि दुनिया के अंदर स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो रखे जाते हैं खुराक के। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो है वो हमारी हुकूमतों को पता नहीं कौन ये सबक पढ़ा रहा है कि आप जो है वो इस कारोबार से निकल जाएं जी, आप जो है वो डीरेगुलेट कर दें। आपने देखा कि वो डीरेगुलेट भी नहीं किया, क्योंकि जब रोटी का आप रेट मुकर्रर कर देते हैं तो फिर आपने गंदम को डीरेगुलेट तो ना किया, क्योंकि रोटी बनती है आटे से और आटा बनता है गंदम से। तो किस तरह से आपने ये पॉलिसी दी है? फिर आपने कहा कि एग्रीगेटर आ रहे हैं, 35 कंपनियां आ रही हैं, फिर 35 से वो शॉर्ट लिस्ट हुई, फिर वो 20 हुई, 18 इस वक्त एग्जैक्टली आपका मुतालबा क्या है बुखारी साहब? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। अभी एक तो खबर हमारे सामने आई कि गंदम का रेट बढ़ गया है, और आप इससे मुतमईन है या नहीं? अभी भी अगर शिकवा है तो क्या है, अभी क्या एतराज है आपको? जी, इतराज ये है कि हमें जो मार्केट को डीरेगुलेट कर दें, मार्केट फोर्सेस इसका जो है वो तयन करें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत खरीदारी करे तो हुकूमत सिंध तो खुद खरीदारी कर रही है, मतलब हुकूमत सिंध कर रही है, और हमारी पंजाब हुकूमत कहती है जी कि हमें IMF ने रोका है। ये कैसा IMF रोका है? अच्छा, अगर बुखारी साहब, अगर ये मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो इसकी कोई हद या ये इसका कौन करेगा तयन के ये रेट कहाँ पर जाकर रुकेगा? ये अगर 8000 पे चला जाए, ये 7000 पे चला जाए, तो ये निकलेगा तो आवाम की जेब से? जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ। देखें, बाकी कम्युनिटीज आप देख लें, आप मूंजी का रेट देख लें, मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। कभी हमें 7000 रुपये मिल रहा होता है और कभी हमें 4000 रुपये मिल रहा होता है। हम नहीं उस पर शोर करते। आप सब्जी का रेट देख लें, कभी टमाटर जो है वो 400 रुपये किलो चला जाता है, और कभी जो है वो 10 रुपये में 5 kg का थैला मिल रहा होता है।
तो ये मार्केट फोर्सेस करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई से इसका रेट का तायुन हो जाता है। गुजारिश ये है बुखारी साहब के मार्केट फोर्सेस तो जखीरा अंदोजी भी करती हैं, वो तो मुनाफाखोरी भी करती हैं, और अगर हर चीज़ को खुला छोड़ दिया जाए, मार्केट में छोड़ दिया जाए, तो हमारे जितने भी हमारे मार्केट के नासिर हैं वो तो अपनी ज़ाती मफाद के लिए सोचेंगे। कहने का मकसद ये कि अवाम का कौन सोचेगा फिर? सर यही तो अर्ज कर रहा हूँ, सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जखीरा अंदोजी ना होने दे, उसका मैकेनिज्म बनाए कि जब वो किसान से कोई खरीद करने आता है तो वो बाकायदा रिपोर्ट करे, फूड डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे वो, और हुकूमत के नॉलेज में हो कि ये गंदम जो है किसान से लेके कौन खरीद करके गया है, कहाँ पड़ी है, कहाँ जखीरा है, कहाँ मौजूद है, तो ये फिर निज़ाम बेहतर हो सकता है। क्योंकि हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है इधर। आपने ये कहा आज डीजल ने मार दिया है, पेट्रोल ने मार दिया है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि लोगों के घरों में फाके आ गए, और हुकूमत हमारी ये है कि वो टस से मस नहीं हो रही, और हुकूमत जो है ये सोच ही नहीं रही कि दुनिया में तो बाकी मुल्कों में इस तरह से तो इजाफा नहीं हुआ, हमारे ये इन नाअहल हुक्मरानों की वजह से। बहुत शुक्रिया सैयद महमूद हक बुखारी साहब, आपका मैसेज आ गया। उम्मीद करते हैं कि हमारे और वजारत भी इस पर कान धरेगी। अगर अभी भी किसान खुश नहीं है, 4000 रुपये फ़ी मन इस वक्त गंदम का रेट है, और फ़ी बोरी जो है वो 50 रुपये तक बढ़ चुकी है। ये बोझ अवाम पर जाएगा, दीगर जो बोझ है वो भी अवाम पर जाएगा। किसान बरादरी ये कहती है, किसान भाई ये कहते हैं कि जी ओपन मार्केट पर छोड़ दिया जाए, यानी कि कोई लगाम ना हो उनको डालने वाला, तो फिर यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अभी कंट्रोल में ये सूरत हाल है, तो अगर चीज़ें अनकंट्रोल होंगी तो फिर, लेकिन बहरहाल सबसे बुनियादी जो वजह है वो फ्यूल प्राइसेस में इजाफा है। और अभी जिस तरह से आगाज़ में प्रोग्राम में हमने कहा कि अली परवेज़ मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई हैं, पेट्रोलियम की कीमतों में वो कहते हैं कि जी 160 तक इस लेवी को ले जाया जाएगा, यानी कि अभी महंगाई का और तूफान आने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दीगर इश्यूज़ भी हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मार्का ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में तो जारी है, और 8 मई से शुरू होने वाला ये जो मुकाबला है अब 5वें दिन में दाखिल हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पहले टेस्ट मैच में चौथे रोज़ खेल के अख्ताम तक बांग्लादेश को 179 रन की बढ़तरी हासिल थी, जो कि अब से चंद लम्हों पहले तक 217 रन तक पहुँच चुकी है, यानी कि लीड जो है वो 217 की है अब तक बांग्लादेश की पाकिस्तान पर। और उनके 5 खिलाड़ी, अभी लिटन दास को आउट किया गया है, वो पवेलियन वापस लौट रहे थे, 5 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन अब भी उनको जो बढ़तरी है उसको देखकर लगता है कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। रिकॉर्ड्स के तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान ने अब तक बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है, और दोनों टीमों के दरमियान खेले गए 15 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान ने 12 में कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेश से 2 मैच जीत सका, जबकि 1 मैच ड्रॉ हुआ, और पाकिस्तान ने आखिरी बार 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था और सीरीज़ 0-2 से जीती थी। तो अब क्या होने जा रहा है? अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तक जाकर हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, आपको वेलकम कहेंगे। बांग्लादेश को बांग्लादेश के घर शिकस्त देना कितना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, और क्योंकि हिसाब भी तो हमें चुकता करना एक बेहतरीन मौका था, लेकिन आपको क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी तक 5 खिलाड़ी उनके बाकी हैं, 5वें दिन का खेल है, 217 रन की लीड उन्हें हासिल है पाकिस्तान पर। आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाके हराना क्या मुश्किल है। बांग्लादेश को तो अपने घर में हम नहीं हरा सके। व्हाइट वॉश हो गए थे पिछले साल, आपको याद ही होगा, तो उनके घर में जाके हराना तो बहुत बड़ा मुआवजा ही हो जाए। देखें परफॉर्मेंसेस का जो हाल है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, वो आपके सामने है कि जब हम बॉलिंग करते हैं तो उनसे 400 प्लस रन करा देते हैं, और फिर जब बैटिंग करते हैं तो वो हमसे जो डेफिसिट है वो पूरा नहीं होता। तो इस तरह की अगर परफॉर्मेंस है और बांग्लादेश के खिलाफ अगर हमारा ये हाल है, तो फिर मेरे ख्याल में बाकी टीम के खिलाफ तो हम रहने ही दें। और अगर हमने एक चीज़ आपने कही कि अहमद भाई, आपने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ हमारा ये हाल है। क्या बांग्लादेश की टीम वही बांग्लादेश की टीम है जिसके बारे में हम सुन के कहते थे कि अगर बांग्लादेश है तो फिर तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन अब हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में रिजल्ट्स बहुत तब्दील हुए हैं। तो क्या खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है बांग्लादेश ने, या हमारा जो खेल है वो इतना बिगड़ गया कि हमारे लिए उनको काबू करना भी मुश्किल हो जाता है? अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक ज़माना था हम कहते थे कि बांग्लादेश है तो हम जीत जाएंगे, अब ये बात हम यूएस या नेदरलैंड या इन टीम्स के अगेंस्ट भी नहीं कह सकते कि वो हैं तो हम जीत जाएंगे। हमें उसमें भी डर होता है कि कहीं हम हार ना जाएं। तो बांग्लादेश तो ऑब्वियसली एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और उसने हमें हमारे घर में
वाइट वॉश किया था 2 टेस्ट मैच की सीरीज में लास्ट ईयर। तो मेरे ख्याल में अब तो हम नहीं कह सकते कि बांग्लादेश है तो जीत जाएगी। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक ज़माना था जब हमारे प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनकी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड क्लास थी और आंखें बंद करके सारी दुनिया कहती थी कि बांग्लादेश है तो पाकिस्तान आराम सुकून से जीत जाएगा। और वही ना, अभी जो मैंने आवाज़ में ये दो नंबर्स बताए हैं, 15 में से 12 टेस्ट हमने जीते हैं। अगर बात की जाए दोनों टीम्स के आमने सामने आने की, तो अब ये इतना मुश्किल क्यों हो गया और जिम्मेदारी किस पे? हमारी बैटिंग कितनी वीक हो चुकी है, बॉलर्स जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करते थे अब वो भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो असल मुद्दा है क्या, रीज़न है क्या? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट विकेट पे जितना ग्रास था और जितनी वो फास्ट बॉलिंग की फेवर वाली विकेट थी, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आप हमारे बॉलर्स की बॉलिंग देखें। शाहीन साहब 130 की लाइन में बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब ना 145 टच हो रहा है, 145 से ऊपर जाना तो खैर वो मेरे ख्याल में बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े वाली बात है। आप अगर देखें इन लोगों की बातें, अब मैं वो शाहीन की जब बॉलिंग देखता हूँ और उसको पिटाई लगती हुई देखता हूँ तो मुझे उसकी वो बात याद आ जाती है जो PSL से पहले एक सहाफ़ी ने उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुतालिक सवाल किया तो उसने कहा आप PSL की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बात है वो हम जब कोई सीरीज वगैरह आएगी तो उसका जवाब आपको ग्राउंड में मिलेगा। तो बाबर आजम बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए थे, तो मेरे ख्याल में वो बाबर आजम से पूछते थे। इस तरह की बढ़ के 2023 में उन्होंने भी मारी थी और 2023 के बाद जो उनका हाल था वो भी हमारे सामने। अच्छा, बाबर आजम की आपने बात की, अभी फिटनेस उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो रही है, तो दूसरे टेस्ट में उम्मीद है कि वो दस्तयाब होंगे, उनके आने से कोई फर्क पड़ने जा रहा है? देखिए अकेला बाबर आजम टेस्ट मैच में क्या कर लेगा मुझे ये बताएं। चलें ठीक है वो 100 कर देता है, वो 150 कर देता है, लेकिन जब आपकी बॉलिंग यहाँ पे 400 करा रही है बॉलिंग विकेट के ऊपर, तो फिर आप सिर्फ बाबर आजम से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आपने एक फॉर्मूला निकाला हुआ था अपने घर में कि जी हम उस पे ब्रशेस मारेंगे पिच पे और टर्निंग विकेट बनाएंगे, एक तरफ से साजिद खान को लगा देंगे, एक तरफ से नुमान को लगा देंगे और हम टेस्ट मैच जीतेंगे। तो मैं तो तब भी ये बात कहता था कि आप अपने घर में तो चलो ये तजुर्बा करके अप टू सम एक्सटेंट कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब आप अपने घर से बाहर सीरीज खेलेंगे तो वहां पे तो ये आपका नहीं चलना। तो आपका अगर बांग्लादेश में ये तजुर्बा नहीं चल रहा, तो अगर आप जाते हैं साउथ अफ्रीका या इंग्लिश कंडीशंस में या ओवरसीज कंडीशंस में, तो वहां पे आपका ये तजुर्बा कैसे चलेगा? तो आपकी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अब आपकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें दम खम नहीं रहा। पाकिस्तान इज नॉट द लैंड ऑफ पेसर्स एनी मोर। अगर हम चलें पेसर्स में दम खम नहीं रहा तो स्पिनर्स ही कोई अपना काम दिखा दें, वो कब काम आएंगे? और उनका भी कोई किरदार, यानी कि बॉलिंग लाइन बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुकी है हमारी। देखें बिल्कुल, आप अगर मेहदी हसन मिराज की बॉलिंग देखें, उसकी बॉलिंग अगर आप देखते हैं, यहाँ से नुमान की, बाकी स्पिनर्स की बॉलिंग देखते हैं, तो मतलब एक शर्मिंदगी सी ही होती है कि बस अब हम घर के ही वो शेर रह गए हैं, वो भी कभी कभार इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेज में। मतलब T20 में कोई हमारी परफॉर्मेंस नहीं, वनडे में हम बांग्लादेश से सीरीज हार गए, अब टेस्ट मैच है तो टेस्ट मैच में हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट ये हाल है। मुझे तो ये लग रहा है कि वो 300 350 करके यही ना कह दें हमें कि आओ आगे बैटिंग करो, और हमारा कोई पता भी नहीं है कि हम वो चेस करने के चक्कर में ऑल आउट ही ना हो जाएं। तो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ऑल दो के मुझे लगता है टेस्ट मैच ड्रॉ होने की तरफ जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के अलावा जो हमारी जो एशियन टीम्स हैं, ये तो मेरे ख्याल में पूरा जो है ना वो जनाजा ही निकाल रही हैं टेस्ट क्रिकेट का, ऐसे ड्रॉ की तरफ जाके। अदरवाइज तो आप देखें बाकी सारी दुनिया जो टेस्ट क्रिकेट खेलती है वो बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड खेलती है, 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है, और वो 400-500 इतनी वो कोशिश ही नहीं करती। वो 250-300 तक भी अगर जाते हैं तो दूसरी टीम बैटिंग करती है तो उसी के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। तो आई थिंक कि अगर ये ड्रॉ होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना खातिर फायदा होगा। हाँ, बांग्लादेश में फिर भी समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसी टीम जिसने उसको 12 टेस्ट मैचेस हराए हैं, उसके अगेंस्ट एक टेस्ट मैच और ड्रॉ कर लेती है, तो उसकी काफ़ी हद तक कामयाबी है, हमारी तो नाकामी है। अच्छा, फिर जिम्मेदारी हम किस पे आयद करें? क्योंकि ख़ुद से तो इन्होंने लेनी नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का मसला है, 15 रुकनी जो स्क्वाड था वो ही इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था, या फिर कप्तानी के मसाइल रहे, बॉलर्स की तो आपने निशानदेही कर ही दिया है।
देखिए, कप्तानी के या सिलेक्शन के या बाकी सब के तो मसाइल मैं कहता हूँ पीछे कर दें। आपके पास यही बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स थे जिनको आपने लेके जाना था। मुझे आप ये बताएं कि अजान अवैस डेब्यू पे अगर 100 कर रहा है तो सऊद शकील साहब क्यों 0 पे आउट हो रहे हैं? बाकी हमारे बैट्समैन क्यों रन्स नहीं कर पा रहे? एक बच्चा डेब्यू पे अगर आके 100 करके आपको दे रहा है तो फिर तो आपको ठीक बात। शर्म आनी चाहिए अगर आप पे आउट हो रहे हैं और आपका इतना एक्सपीरियंस है। सऊद शकील साहब यहाँ कप्तानी के कंटेंडर बने हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, परफॉर्मेंसेस का हाल उनकी ये है। ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ही नहीं है ना, परफॉर्मेंस आपने नहीं है selection में- और इस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अब भी वक्त है। इतना बिगड़ चुका है, उसे मजीद ना बिगाड़ा जाए। और ड्रॉ की तरफ आप बता रहे हैं कि मामला जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। 5वें दिन का खेल जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि बाजी पलट जाए और पाकिस्तान इसको अपने हक में, अपनी परफॉर्मेंस बनाने में कामयाब हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, बहुत से अहम इशूज़ हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और सेहत सभी के लिए ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना भी हम सब पर लाजिम है। और मौजूदा दौर में काम का दबाव बहुत बढ़ चुका है, परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। मुस्तकिल बेचैनी और ज़्यादा सोचने की जो आदत है वो जहन को सुकून का मौका बिल्कुल नहीं देती। तो ऐसे में हमें खुद ही इसके लिए एफर्ट करनी होगी, रास्ते तलाश करने होंगे। और आज एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, यह एक तरीका है ख़ुद को बेहतर करने का, और ये है ब्रीथिंग बॉक्स या बॉक्स ब्रीथिंग। ये हमारे साथ मौजूद हैं रहमान अब्बास साहब, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं और इन्हीं से बेहतर रहनुमाई हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो वेलकम कहेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद आपने चक्कर लगाया, लोग वेट कर रहे होते हैं। स्केड्यूल कुछ बिजी था तो इस वजह से मैं टाइम नहीं दे सकता। तो ये जो टर्म है ब्रीथिंग बॉक्स, ये क्या है, कब से इस्तेमाल हो रहा है और कितना इफेक्टिव है फिटनेस को बहाल करने के लिए? जो आज एक टाइट हमारा शेड्यूल होता है, हाँ। परेशानी में हम जकड़े हुए होते हैं, तो इससे कितना फायदा हो सकता है रहमान भाई? देखिए, मेरी बात सुने कि ब्रीदिंग बॉक्स का तो ऐसे लगता है कि जैसे हो हाँ कोई बॉक्स है तो उसके अंदर जाके आपने कोई फिक्स वहाँ पे जाके आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं। ब्रीदिंग सर्कुलेशन करनी। ब्रीदिंग बॉक्स एक बेसिकली साइकिल है, एक सर्कल है। ओके। इसको फ्यू सेकंड्स हम स्टार्ट कर सकते हैं 4 सेकंड से और 5 सेकंड से। मैं ब्रीदिंग बॉक्स के नेम का बताने लगा हूँ कि क्यों रखा। लफ्जी मतलब इसका? हाँ, बॉक्स से कहा गया 4 सर्कल कॉर्नर्स का। फर्स्ट आपने 4 to 5 सेकंड ब्रीद इन करना है, नाक से सांस को खींचना है। सेकंड टर्म पे, सेकंड लाइन पे आपने उसको होल्ड करना है। थर्ड लाइन पे आपने इसको एक्सेल करना है, आउट करना है। देन अगेन फोर्थ लाइन पे आपने जाके इसको होल्ड करना है। ठीक है। एक साइकिल, एक बॉक्स साइकिल है, उसमें 4 स्टेप्स हैं। साइकिल कह लें, बॉक्स कह लें, एक सर्कल कह लें, हम इसको एक डिफरेंट नाम दिए गए हैं। क्या? आप इसको योगा में अगर ले लें तो वो कहा जाता है कि आप बड़े रिलैक्स होके बैठ जाओ, सांस अंदर खींचो, फिर आप रिलैक्स हो जाओ, कुछ मत सोचो। तो सेम उसको फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रीदिंग बॉक्स का नाम दिया। बॉक्स मीन एक साइकिल, एक सर्कल जिसको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है मिनिमम 5 मिनट। हम बैठे हैं, हम कुछ भी नहीं सोचना, या मैंने ट्रेनिंग कर ली है। इसका बेनिफिट्स क्या? बेनिफिट्स ये है कि देखें, हमारा माइंड और हार्ट सेम टाइम पे काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करता मीन्स कि हमारे पे स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, जहनी दबाव और हम जहनी प्रेशर जो हमारे ऊपर स्ट्रेस का हो चुका है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। वैसे तो हर जगह ये सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है, तो हमें ख़ुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हमें टेक्निक आनी चाहिए। ये नहीं अच्छा मैं कुछ खा लूँ या कोई मेडिसिन ले लूँ, हम इसको थ्रू मेडिटेशन एक्सरसाइज हम उसको रिलैक्स कर सकते। अच्छा, इसका सही वक्त क्या है? किस वक्त, दिन के औकात में या शाम में, या जब भी टाइम मिले आपको? ये भी कह सकते हैं कि जब भी टाइम मिले, लेकिन मैं बेहतर ये समझूंगा दिन की जो शुरुआत है वो मॉर्निंग में, और आप करें बिफोर बेड, आप रिलैक्स होके खुद के माइंड को न्यूट्रलाइज करके देन आप स्लीपिंग के जितना आप फ्री माइंड के साथ करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मॉर्निंग और इवनिंग, या आपको लगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पैनिक अटैक होता है कि या इंसान ट्रोमा में चला जाता है। सो बेस्ट सिचुएशन ये है कि अगर आपको ये सिचुएशन सारी फेस करनी पड़ रही है तो आपको ये चाहिए कि ये इस अमल को कैसे परफॉर्म करना है और इसका बेनिफिट है। और अच्छा, एंजाइटी, डिप्रेशन या ज़हनी दबाव, हाँ। ये उसमें भी काफ़ी रिलैक्सिंग हो सकता इसी है। में ये देखिए, हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि अच्छा जी लंबी लंबी सांसें लें, या डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ आप परेशान हो जाते हैं या कुछ
आप ट्रोमा में चले जाते, वो कहते हैं अच्छा बेटा तुम लंबी लंबी सांस लो। बेसिकली Relax हो जाओ। हाँ, ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है, आप रिलैक्स होना है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपके माइंड में कुछ और ना चले। बस छोड़ दें जो है, 5 मिनट के लिए सिर्फ खुद पे ध्यान दें। आप सेकंड जो प्रोसेस आप करोगे, आपको फील होगा कि मेरे अंदर से सांस कहाँ से आ रही है और मैं इसको ब्रीथ आउट कर रहा हूँ। बिल्कुल। और इसका बेनिफिट इतना है कि आपके अगर नर्व सिस्टम प्रेशराइज हैं तो वो नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा, वैसे तो बेहतरीन इसके लिए एक ताज़ी आबो हवा हो, जहाँ हाँ, वो बेहतर पे है। लॉन हो या ग्रीनरी हो या पार्क में दिन के औकात में, रात में अगर आप इसको करें तो अच्छी नींद आने का भी इम्कान है, ऐसा हो सकता है? देखिए आजकल मैं जिसको भी तीसरे या चौथे पर्सन को मैं सुनूं तो अच्छा जी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या मुझे ये इशू हो गया है, मैंने 3 घंटे नींद ली, 4 घंटे नींद ली। ऐसे। और अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो समझे कि बीमारियां आने के 100% चांसेस हैं। आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग इसको इग्नोर करते हैं कि अच्छा जी नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं यार, टफ टाइम गुजर रहा है तो इसलिए मैं, कोई बात नहीं, हम Busy कल कर schedule है। लेंगे, परसों कर लेंगे। अगर आप एक रात की नींद पूरी नहीं करते, उसको कवर करने के लिए आपको मज़ीद 3 रातों को एवरेज में लाना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपनी नींद को, अपनी ज़िंदगी को अगर आप समझते हैं, क्योंकि आपसे कनेक्टेड बाकी भी लोग, तो बेहतर ये है कि ख़ुद को नॉर्मलाइज डेली बेसिस इसकी प्रैक्टिस करें। और ये इतनी बेनिफिशियल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि समझे कि रिलैक्सेशन पिल आप कोई ले रहे हो मसल को रिलैक्स करने के अब बजाय कि आप मेडिकेशन का इस्तेमाल करें, नींद की गोलियों का इस्तेमाल करें, उससे तो इसलिए बहुत तो इसको बेहतर है। मेडिटेशन टू मेडिकेशन से बचने के लिए ना, मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो इसको आपको मेडिटेशन आनी चाहिए, तो ये मेडिटेशन है। अच्छा, एक और जो चीज़ मुझे आपसे सुनते हुए फील हो रही है कि आपके लंग्स को भी तो ये स्ट्रॉन्ग करेगा, उनको भी तो एम्पावर करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, इनर जो आपका सिस्टम है सारा, आपके किडनी को, आपके लिवर को, आपके माइंड को, आपका जो हार्ट ब्रीदिंग या पूरी आपकी जो अल्लाह ताला ने मशीन बनाई है Exactly. उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमें बाहर से पता चलता है हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन इनसाइड हम बहुत सी चीज़ों को फेस करते करते हमारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो चुका होता है। तो ज़रूरी है ये, देखिए ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको मेडिसिन से दूर रखना। हर चीज़ का इलाज मेडिसिन नहीं है कि आप अगर कोई चीज़, अच्छा जी मेडिसिन ले ली, ये ले ली, वो ले ली, तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप मेडिटेशन प्लस आप वर्कआउट की तरफ आ जाओ। तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं या सीजनल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं वो ख़त्म हो जाएं, जिसमें स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रैफिक पे चले जाओ, ट्रैफिक में फंस गए हो, मैं फंस जाता हूँ, मैं हाइपर हो जाता हूँ समटाइम, अबे ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं। हालांकि हम कराची वालों की अजियत से नहीं गुजर रहे, लेकिन स्टिल लेकिन लाहौर में भी मसाइल तो हैं हमारे। सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, या फिर आप पे काम का बर्डन है, कुछ समझ लें कि क्रिटिसिज्म आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, या फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसको आप फेस कर, तो आपके माइंड पे इफेक्ट होना शुरू है। हम ये कहते हैं कि मैं जवान हूँ, कोई बात नहीं, मैं फेस करता जाऊँगा, लेकिन हमारे सिस्टम पे वो नेगेटिव इफेक्ट करता जाता है। फिर एकदम पता चलता है अच्छा जी आई एम लुक लाइक अ 40, आई एम 30, लेकिन आई एम लुक लाइक अ 40। अच्छा, ब्रीदिंग बॉक्स का दौरानिया कितना होना चाहिए, कितने मिनट का ये सेशन होना चाहिए? आप इसको अगर करते हो 5 मिनट करते हो तो 20 सेकंड हुआ एक प्रॉपर साइकिल। अगर 4 सेकंड करते हो तो 16 सेकंड हुआ। इसको 3 to 4 टाइम आपने करना है। अच्छा, मैं आए श्योर आप एक बार करके दिखाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा, जैसे आप बेहतर तरीके से समझा सकें। आई थिंक यहाँ पे आप कंफर्टेबल प्रॉपर। ओके चलें, ओके रिलैक्स। आपने पहले देखा होगा कि हाँ वो एक योगा मूव्स करते थे, सिंपल रिलैक्स, आपने कुछ नहीं सोचना, मोबाइल आप साइड पे रख दो, सिंपल मूव। माइंड का क्लियर होना या उसको रिफ्रेश करना, रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा, ये ना कि माइंड में चलता रहे, अच्छा जी मैंने ये बिल देना है, अच्छा जी मुझे यहाँ से पैसे जिस तरह नमाज में भी हम करते हैं ना, सारी सोचें हमें नमाज के टाइम पे आ रही कुछ नहीं, 5 मिनट में कुछ ऐसा नहीं होता। सिंपल आप रिलैक्स हो जाए, बॉडी को आपने स्टिफ नहीं रखना, रिलैक्स। आई एम वेरी इजी नाउ। सांस खींचना मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, नाक से मैं सांस खींच रहा हूँ 3 to 4 सेकेंड, होल्ड किया। वैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने बोलना नहीं, ठीक है। हाँ, खामोशी के साथ हाँ, करना, देखने वाले। देन आपने मुंह से ब्रीद आउट करना है, बॉडी को टोटल आपने रिलैक्स करना है। मैं हाथों को
मूवमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक रिदम का पता चले। ये आप ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हैं अगर आपने वर्कआउट कर लिए, या फिर आप अगर सोने से पहले करना है बेस्ट है, इसको आप रूटीन में बना लें, मॉर्निंग में बना लें, पुरसकून नींद भी 3-4 आएगी। दफ़ा इसकी आदत बना लें आप। देन अगेन आपने होल्ड करना है, सांस को आपने 3 to 4 सेकंड होल्ड करना है, कुछ नहीं सोचना। आपके माइंड नर्व सिस्टम आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से चीज़ मूव हो रही है, मेरा हार्ट धक धक कर रहा है, मेरी सांस अंदर से कैसे चल रही है। देन अगेन आपने होल्ड कर लिया, आइज़ आपकी बंद है। देन अगेन आपने 3 से 4 सेकंड सांस खींचना है, होल्ड करना है, फ्लो आउट करना है, फिर आपने होल्ड करना। ये प्रॉपर्ली एक ये पूरा एक साइकिल है Exactly. जिसको ब्रीदिंग बॉक्स के नाम से, यस एग्जैक्टली ठीक है, और ये इफेक्टिव है। आप बहुत खुद भी ज़्यादा। अमल देखिए करते हैं? मैं अभी मैंने सिर्फ आपको डेमो देते हुए बताया तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया हूँ। मेरी आंखें जो है, मेरा माइंड जो है बहुत रिलैक्स हो गया। तो ये नाज़रीन वो एक तरीका कार है जो कि आप डेली, एक हेक्टिक आपकी रूटीन होती है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, और ये सारे जो हम सभी फेस करते हैं। ख़वातीन के ऊपर ज़रा ज़्यादा प्रेशर होता है, बच्चों वाली जो ख़वातीन है, हाउस वाइफ्स हैं, मुझ पे भी होता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ख़वातीन के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। देखिए कोई या भी जो person- जितना ज़्यादा प्रेशर झेलता Exactly, है उसके अगर- ऊपर उतने अच्छे हाँ। इसके असरात होंगे, ऐसे ही है। देखिए जैसे ही हम जवान होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट, अगर एजुकेशन में हैं तो स्टडी का प्रेशर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फिजिकली वर्कआउट करने से पहले आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, ब्रीदिंग बॉक्स। ब्रीदिंग बॉक्स मीन कि एक साइकिल, एक सर्कल, एक रिदम, 3 से 4 दफ़ा आप इसको डेली बेसिस 3 डिफरेंट टाइम्स पे आप इसको डिवाइड कर ले। कुछ भी नहीं जाता। अगर ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में बैठ के आप इजी होके काम को 5 मिनट की ब्रेक दें और आप कर लें। अच्छा, ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप इसको ज़मीन पर ही करें, नो ज़मीन पे भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे रिदम के साथ ज़मीन से easy करने होके से मुझे याद आया रहमान भाई कि जब आप नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 बार, तो उस वक्त तो आप बेहतरीन मौका है, उस वक्त भी हाँ। कर सकते हैं। ऑफिस में भी आप बता रहे हैं, मैं ये किसी भी समझता हूँ कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली है तो मैं कुछ देर के लिए बैठ जाता हूँ जाए नमाज पे। तो सेम वही सर्कुलेशन है और मैं अपनी रूह को, अपनी माइंड को कनेक्ट करता हूँ अल्लाह से। ज़बरदस्त। ये हो गया बेसिक जो हमारी नीड है मेडिटेशन। इसको अगर आप दूसरे परफॉर्मेंस से करते हैं, फिटनेस से, तो वो तो मैंने आपको करके बता दिया। अगर आप जाए नमाज पे बैठे, नमाज आपने पढ़ ली है तो इजी हो जाए, कुछ भी नहीं, और ख़ुद को आप ढीला छोड़ दें, बॉडी को आप रिलैक्स कर लें और समझे कि आप ऊपर वाले से बातें कर रहे हैं। हाँ, इससे खूबसूरत Easy। और क्या बात हो सकती है। इजी वे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिंपल वे से आप इजी हो जाएं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें और बस अल्लाह से बातें करें, टाइम का पता नहीं चलेगा। यही एक साइकिल है कि मेडिटेशन है जो आपकी रूह को, अपने माइंड को रिलैक्स और रिफ़्रेश करेगी। बिल्कुल एक ज़बरदस्त तरीका हो सकता है। अच्छा, जो जिम जाने वाले हजरात हैं वो एक्सरसाइज से पहले इसको करें नहीं, या आखिर में करें आफ्टर। तो ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा। जब आपने वर्कआउट कर लिया, मैट बिछाएं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद आप मैट पे इजी होकर, जैसे मैं बैठा था वैसे आप बैठ जाएं और बस 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको 3 to 4 टाइम्स साइकिल्स को रिपीट करने में, बॉक्स को रिपीट करने में। तो उसके बाद आपको लगेगा कि यस आई एम प्रीटी फाइन और मैं अब रिफ़्रेश हो गया हूँ और मुझे बस अब नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाना। अच्छा, कितने अरसे तक या कितने दिनों तक आप ये तसल्सल के साथ करें तब रिजल्ट? 3 से 4 क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो कहते हैं जी हमने एक बार किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो थोड़ा सा उनको भी बताना होगा कि भाई कितने अरसे करने के बाद मुसलसल आप थोड़ा अच्छा, इसमें मैं बता दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया है, तो अगर मैं फिर करूँगा तो ये रिदम नहीं बनेगी। अगर हम इस्लाम तारीख इसको स्टडी करें तो कहा यह जाता था कि आपने अपने स्टमक को थोड़ा सा लाइट रखना है, फिल नहीं करना। एक पूरा पोर्शन खाली रखना है। अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक बहुत में खाना, एक में पानी, और तीसरे के अंदर खाली खला या हवा को तो जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। अगर आप बहुत स्टमक आपका फिल है तो आप ये करोगे तो आपको बर्ब्स आएंगे। आप कहोगे यार ये क्या। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा कुछ खा लिया है तो वॉमिट भी हो जाए ना, तो आप नौबत ना आने। हाँ, रिलैक्स। अदरवाइज आप सांस खींचोगे तो आपको बर्ब्स फील होंगे। तो इसलिए पेट फिल हो फिर नहीं करना, इसलिए खाली पेट के ज़्यादा। हाँ, इसलिए मैंने बोला जैसे आप सुबह उठे हो, स्ट्रेचिंग वगैरह की, उसके बाद आप साइड पे किसी चेयर पे, अगर गार्डन नहीं है, बाहर नहीं जाना, चेयर पे बैठ जाए, इजी हो जाए। और सिंपल आप ये प्रोसेस करें ब्रीदिंग बॉक्स का। और अगर आप इवनिंग में करते हैं बिफोर बेड, तो खाने से 3-4 घंटे बाद बेड पे जाने से पहले या बेड के पास आप बैठ के फिर आप ये प्रोसेस आप कर सकते हो। तब आपको पता होगा कि मैंने अब कुछ नहीं सोचना, मैंने अब
सोना है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच रहमान भाई हमारे साथ मौजूद थे। ब्रीदिंग बॉक्स कितना इफेक्टिव हो सकता है आपने सुना है, और मुझे तो ये सुन के भी एहसास हो रहा है कि काफ़ी रिलैक्सिंग एक थेरेपी है, प्रोसेस है। इसको अपनाते हुए ज़िंदगियों को आसान कर सकते हैं और सेहतमंद और तवाना भी हो सकते हैं। और भी इश्यूज़ हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज वेलकम बैक। और आज एक और CSS पोजीशन होल्डर हमारे साथ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की जो बेटियां हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रही हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में सोचना चाहिए हमारे बच्चों को भी, हमारे लड़कों को भी। बहुत ही टफ टाइम दे रही हैं उनको। अतीका खालिद हैं पाकिस्तान की बेटी, और एक ऐसे घराने से जहाँ लड़कियों की तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। तालीम का आगाज़ अपने गाँव के एक सरकारी स्कूल से उन्होंने किया, और बहुत सी मुश्किलात थी, बहुत से चैलेंजेस थे जो कि हर घराने में होते हैं। अपनी पढ़ाई उन्होंने जारी रखी है और मेहनत के साथ आगे भी बढ़ती रही हैं। तो क्या कुछ उन्होंने हासिल किया, थोड़ा सा मुख्तसर से मुतल्लिक उनका जो आगाज़ है, उनकी जो स्ट्रगल है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ मौजूद भी होंगी। गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल में उन्होंने दाखिला मिला और मेडिकल की तालीम के साथ रिसर्च का शौक़ भी उन्होंने हुआ। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने की, और हाउस जॉब के दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ मरीज़ों का इलाज काफ़ी नहीं है, बल्कि निज़ाम को बेहतर बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी सोच ने पब्लिक सर्विस की तरफ उन्हें आने का हौसला दिया। अपनी जॉब के साथ साथ बगैर किसी एकेडमी के खुद ही उन्होंने तैयारी की है। फिर CSS में और PMS के इम्तिहानात भी दिए, उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो दोनों इम्तिहानात उन्होंने पास किए हैं। PMS के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर मुंतखब हुई, और CSS के जरिए पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में उन्हें जगह मिली है। और ये जो कहानी है इस लड़की के लिए एक पैगाम है, हर उस लड़की के लिए पैगाम है बल्कि, कि जो हालात आपका मुस्तकबिल तय नहीं करते, आप खुद इसका डिसीजन लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतीका खालिद, CSS पोजीशन होल्डर हैं। डॉक्टर अतीका खालिद, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक के बाद एक कामयाबी आप हासिल करती रही हैं। मैनेज कैसे किया, और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आप एक डॉक्टर होते हुए भी आपको लगा कि आपको सिस्टम को भी तब्दील करना है, सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करना? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जब अपनी हाउस जॉब के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने लेवल पे अपना बेस्ट दे रही थी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, लेकिन स्टिल बहुत से सिस्टमिक लूप होल्स थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि शायद मैं एज अ डॉक्टर वेल परफॉर्म नहीं थी। सो दैट्स वाई आई रियलाइज कि अगर मुझे पॉलिसी लेवल पे वर्क करना है, अगर मुझे रिसर्च से ऊपर जाके एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करना है, तो मुझे वहाँ पर अपना रोल प्ले करना है जहाँ पे मैं कुछ डिसीजन से रिलेटेड कुछ कर सकूँ, रादर देन कि मैं जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट करूँ, बीमारियों के सिम्टम्स को। सो दैट्स वाई मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को चूज़ किया, और रिसेंटली आई हैव बीन एलोकेटेड थ्रू PSP। तो आपने PMS का एग्ज़ाम भी दे दिया, CSS का भी दे दिया। डाउट था या नहीं कर पाएंगी, या आप खुद को आजमा रही थी कि कुछ भी आप कर लें, आप उसमें कामयाब हो सकती हैं? एक्चुअली मेरे लिए बोथ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान बोथ वर वेरी मच कंड्यूसिव फॉर मी। सो आई रियलाइज्ड कि व्हाटएवर कम्स अलोंग द वे मुझे उसमें एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। सो दैट्स वाई मैंने PMS पंजाब दिया, और राइट आफ्टर दैट हमारा CSS 25 का एग्जाम था, और आई ऑल्सो अपीयर्ड इन दैट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड बोथ। ठीक है। तो अभी कितना मुश्किल था CSS का भी, अगर मुकाबले का इम्तिहान कहा जाए, PMS भी देखा जाए, दोनों ही टफ हैं कंपैरेटिवली। ज़्यादा मुश्किल किस में आई, थ्योरेटिकल में, प्रैक्टिकल में, इंटरव्यू में? और उसमें फिर हम तो ये जो हम तक खबर पहुंची है कि आपने किसी से कोई मुआवनत नहीं ली, खुद से इसकी तैयारी की है। तो MBBS करने के दौरान ये पढ़ाई का इतना शौक़ हो चुका था, ये इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, या आपको खुद पे इतना एतमाद था कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई अच्छा ट्यूटर आपको मिला ही नहीं तो आपको लगा कि मुझे खुद ही कर लेना चाहिए? एक्चुअली मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ स्पेसिफिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमारे कंट्री में एक चीज़ कंसीडर की जाती है कि हम जब तक किसी भी चीज़ में कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं है, या फिर हम किसी चीज़ में कोई गाइडेंस अगर हम नहीं ले रहे, तो फिर हम नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में दिस इज टोटली ऑपोजिट। जब तक ज़िंदगी में हम अपनी मेहनत पे कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते रहते हैं, डेफिनेटली वी आर एबल टू अचीव दैट, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज़। मेरे केस में भी ऐसे ही था, बिकॉज आई वॉज सो मच बिजी इन माई रिसर्च फेलोशिप्स एंड ऑल्सो इन माई मेडिसिन प्रैक्टिस। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं स्पेसिफिकली टाइम निकालूं, लेकिन येस, वन थिंग वॉज कॉमन एंड दैट वॉज कंसिस्टेंसी। मुझे पता था कि मैंने अपेयर होना है CSS के लिए, PMS के लिए। सो मुझे जितना टाइम मिलता था अपनी प्रैक्टिस के अलावा, इवन मैंने वार्ड में भी बैठ के पढ़ा है, मुझे जहाँ भी टाइम मिलता था मैंने ट्रेवल करते हुए भी पढ़ा है। तो आई थिंक कि उस यूटिलाइज करते हुए अगर हम अपना बेस्ट देते हैं, तो मेरे ख्याल में
आपको कोई भी लिमिटेशन, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपके लिए हर्डल नहीं बन सकती। सो मेरा केस भी ऐसा ही ये था। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात बताई है, और यही चीज़ ही है, डेडिकेशन, कमिटमेंट और मुस्तकिल मिजाजी, जो आपको किसी भी कामयाब सफ़र में कामयाबी को यकीनी बनाने में हेल्पफुल रहती है। चैलेंजिंग क्या रहा, सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त क्या था जो कि इस तमाम तैयारी के दौरान मरहले में आपको रहा दरपेश? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए चीज़ों को मल्टीटास्किंग और चीज़ों को साथ साथ मैनेज करना था। बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन कि मेरी कुछ फेलोशिप चल रही थी, कुछ रिसर्च के आर्टिकल्स पे वर्क करना था, और उसके अलावा कुछ कोलैबोरेशन चल रही थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी मेडिसिन की प्रैक्टिस चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब भी थी और उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब भी थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे शुरू ही से अपना आप को ट्रेन करना है कि मैं अपने कंट्री को बेस्ट पॉसिबल वे में सर्व करूं, तो मुझे अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस को भी बेस्ट पॉसिबल वे में लेके चलना है। सो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करना और इधर स्टडीज भी करना, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हेल्प किया, और मैं यही कहूँगी कि शायद ये मेरी मेहनत नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस पॉइंट पर लेकर आना था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला नियतों को देखते हैं। मेरी एक नियत थी कि मैंने ये काम करना है, ऑल्दो एफर्ट शायद इतनी नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड दैट। और नियत आपकी सिस्टम को ठीक करने की थी, ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट ही आपकी पहली चॉइस थी, या फिर जो आपकी पोजीशन आई उसके मुताबिक आपको इसका इंतखाब करना पड़ा? क्योंकि अमूमी तौर पे हमारी जो बच्चियां हैं, ख़ातीन हैं, सिनफ नाजुक हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट क्योंकि एक रफ़ एंड टफ़ जॉब है, बहुत टफ़ ड्यूटी होती है, मुजरिमान से, जराइम पेशा लोगों से पाला पड़ता है, उसका इंतखाब कम ही करती हैं। तो आपने इसका इंतखाब क्यों कर किया? मेरे लिए बेसिकली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस बोथ वर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आई कंसीडर्ड बोथ कि मेरे लिए जो भी वट एवर कम्स अलॉन्ग द वे, मैं उसको अपना बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में उसको एक्सेप्ट करूँगी। और जब पुलिस सर्विस आई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एंड आई रियलाइज कि शायद मैं इसी के लिए ही मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, दैट वाज माय प्रायोरिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन, जो कि हमने देखा है कि उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता और वो अपने कंप्लेंट्स को, अपनी जो चीज़ें हैं वो रजिस्टर नहीं करवा सकती। सो मैं उनके लिए एज एन एग्जाम्पल अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, ताकि वो ये समझें कि ख़वातीन भी पुलिस में आकर अपना बेस्ट दे रही हैं, और कोई भी खातून जब किसी पुलिस के पास आए तो उसको उसका ट्रस्ट बिल्ड हो। और ये जितने भी केसेस हैं हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ये केसेस मिनिमाइज हों, क्योंकि जब तक चीज़ें रिपोर्ट नहीं होंगी तब तक हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते, और उसके लिए ख़वातीन का पुलिस में आना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग जो आपने बात की, मेरे ख्याल में कोई भी जॉब अगर हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो हर जॉब ही चैलेंजिंग होती है। मेडिसिन की जॉब इवन मोर चैलेंजिंग है, इसी तरह से रिसर्च वो अपने लेवल पे चैलेंजिंग है। सो अगर पुलिस में ख़वातीन अपना बेस्ट दे रही हैं तो मेरे ख्याल में वो चैलेंज से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ख़वातीन को अपना लोहा मनवाना है, और अगर वो इस सर्विस में जाती हैं तो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर सकती हैं। ज़बरदस्त प्लान्स आपके बहुत से हैं और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस भी हैं, लेकिन एक जो हमारे जो यूथ है, ख़ास तौर पे हमारे जेनज़ीज़ हैं, वो सिविल सर्विसेज से इसलिए दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि जी जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सामान चाहिए, वो आपको इस सरकारी नौकरी में मिलता नहीं है। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो आपको बहुत से मिलते हैं, सरकारी तौर पे जो आपको चीज़ें अलॉटेड हैं वो तो आपको मिलती हैं, लेकिन तनख्वाहें इतनी कम है कि करप्शन के बगैर गुजारा नहीं, और करप्शन हम करना नहीं चाहते। तो आप इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करेंगी? और ये चैलेंजिंग सिचुएशन आपके माइंड में भी थी? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल में ना, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस है कि हमने पब्लिक को सर्व करना है। वी आर सर्वेंट्स, वी आर नॉट ऑफिसर्स। अगर हम अपनी बात करें, मेरा जो एक माइंडसेट है वही है कि हम लोग यहाँ पर अवाम के खाते में, हम लोग गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं। सो हमने अपनी कैपेसिटी में जो भी हमें हुकूमत की तरफ से या फिर जो भी हमारे सीनियर्स की तरफ से ऑर्डर्स हैं, हमने उनको फुलफिल करना है, ना कि हमने अपनी पुरतईश ज़िंदगी को देखना है। डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि वो हर सिस्टम में होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं और वो इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि हमने अपना बेस्ट देना है, नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज, चाहे उनको वो हालात नहीं मिल रहे, मेरे ख्याल में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली आपको अचीव हो जाती हैं अगर आप ऑनेस्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की दुआएं हैं वो, क्योंकि जब मैं मेडिसिन में थी तो मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं जब एक पेशेंट की दुआ या फिर जब मैं एक अटेंडेंट की दुआ लेती थी तो वो मुझे बहुत एक अकॉम्प्लिशमेंट फील होती थी, ऑल्दो कि शायद मैं उस चीज़ को प्रॉपर्ली ट्रीट ना भी कर पाऊँ। तो यहाँ पर भी मेरा यही है कि मेरे लिए मेरे सिटीजन्स जो जहाँ पे मैं डिलीवर कर रही हूँ, मेरी सर्विस डिलीवरी वो मैटर करती है मेरे लिए, शायद वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मैटर नहीं करती, वो मुझे मिले या ना मिले, दिस इज इक्वली फाइन। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपका ये इरादा बना कि आप मुकाबले का इम्तिहान देना चाहती हैं, SCSS या PMS में अपेयर होना चाहती हैं,
डॉक्टर होते हुए, तो आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का क्या रद्द अमल था? उनकी तरफ से सपोर्ट की गई या आपको मना किया गया, समझाया गया कि भाई किस चक्कर में पड़ रही हैं आप? एक्चुअली मेरी फैमिली में शुरू ही से मुझे एक इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटीज के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, तो मुझे कभी भी किसी चीज़ में कोई हर्डल फेस इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ऑन। अगर मैंने MBBS चूज़ किया था तो वो मेरी अपनी ही एक चॉइस थी। इसी तरह से लेटर ऑन मेरी रिसर्च फेलोशिप थी, तो मुझे पता था कि मैंने इसको खुद ही करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। और सेम गोज, तो ये मेरी पर्सनल कैपेबिलिटी में था, मेरी पर्सनल चॉइस थी। मैंने किसी को, इवन अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं किया। उनकी अपनी थी एक रूटीन, मेरी अपनी रूटीन थी, सो उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं था, सॉरी, कि मैं अपनी रूटीन में क्या कर रही हूँ या फिर व्हाटएवर। बिल्कुल ठीक है। चले, हमारी तरफ से ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस। और जाते जाते हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए मशवरा CSS करना चाहते हैं और उनके लिए चैलेंजेस हैं, जिस तरह से आपने बगैर किसी एकेडमी को ज्वाइन किए, बगैर किसी मेंटोर के होते हुए अपने सलाहियतों के बलबूते पर यह कर दिखाया है, उन बच्चों के लिए क्या पैगाम है? तमाम ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे और तमाम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि ज़िंदगी में हमेशा आप लोग लगन से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी से काम करते रहें। द फ्यूचर विल डेफिनेटली बी योर्स। क्योंकि सम टाइम हम वो पर्पस, हम वो गोल अचीव नहीं कर पाते, लेकिन उस गोल के रास्ते में हम उस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कि हम अपने आप को अपनी बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में देखते हैं। सो आई एम रियली सॉरी। सो मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है उसके लिए बस हमें मेहनत करनी है। हमें ये भूल कि उसका एंड या फिर जो उसका आउटकम है वो हमें क्या अचीव होता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माली दाकम पानी पाना भर भर मशका पावे, मालिक दाकम फल फूल लाना या न लावे। सो इसी तरह से हमें अपनी एफर्ट करनी है। और ख़वातीन को मेरा यही मैसेज है कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज जब आप इंडिपेंडेंट होंगी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकती हैं। एंड यू हैव टू शोकेस योर पोटेंशियल। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को, पोटेंशियल को बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में शो करना है, ना कि आपको पीछे बैठ जाना है और ये सोचना है कि नहीं हमें बहुत सी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। जस्ट गो एंड सी व्हाटएवर कम्स अलोंग द वे। ज़बरदस्त, विश यू गुड लक और हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद एक बार फिर से। और आप जिस मौके ज्वाइन कर रही हैं सिविल सर्विसेज को, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। और उन तमाम बच्चियों के लिए आप मशले राह हैं जो कि इंतज़ार कर रही हैं किसी मसीहा का या फिर किसी ऐसी गायबी मदद का। वो गायबी मदद अल्लाह ताला ने आपके दिमाग को बना कर आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। वो सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें पहचानने की और उसे निखारने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अतीका खालिद हमारे साथ मौजूद थी, CSS पोजीशन होल्डर है और डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने मुकाबले के इम्तिहान को न सिर्फ यकीनी बनाया बल्कि उसमें पोजीशन भी हासिल की है। तो अगर जज्बा हो, हिम्मत हो, कमिटमेंट हो और मुस्तकिल मिजाजी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ईरान अमेरिका जंग जो कि एक बार फिर से उसमें शिद्दत आने के खदशात पैदा हो चुके हैं, चाइना जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, क्या फ़ैसला लेने जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी जिस वक्त वो एक तकरीब में मौजूद थे मदर्स डे के हवाले से, तो सहाफ़ियों से उन्होंने कहा कि मुझे वेट किया जा रहा है मेरा, और जो हमारे कमांडर्स हैं उनके साथ इस जंग से मुतालिक कुछ अहम फैसले उन्होंने लेने हैं। और जो जवाब 10 रोज़ के बाद वो कहते हैं ईरान ने दिया है वो उन्हें पसंद नहीं आया और उस पर उनको मज़ीद गुस्सा आ चुका है। तो वो गुस्सा अब किस अंदाज़ में निकलेगा, कब निकलेगा, चाइना जाने से पहले या उससे वापसी पर, इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहबा, सीनियर तज्ज़ियाकार आलमी उमूर की, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जो उनका गैर रिवायती अंदाज़ है, वो कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, इसी तनाजुर में ही वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि दोबारा से हमलों का आगाज़ हो सकता है या कोई सख्त फैसले हो सकते हैं, या फिर अब भी कोई चांस है जंगबंदी माहिदे के ऊपर अमल दरामद के लिए, क्योंकि चाइना जाने में अब चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि चाइना जाना जो है वो जंगबंदी मुआहदे में कोई उसके लिए कोई ऐसी शर्त है, क्योंकि पुतिन के साथ भी तो मुलाकात हो गई थी अलास्का में ट्रंप की, लेकिन उसके बाद वो जंग रुकी नहीं। तो जो बात समझने की है वो ये कि जंग जो है वो ऑफ द टेबल कभी भी नहीं रही है। जंग जो है वो अमेरिका करना चाहता है और बहुत डिसाइसिव किस्म का जो है कोई नतीजा जो है इस पूरी चीज़ से निकालना चाहता है। उनको सूट नहीं करता ये बेनतीजा जिसमें पता रिटोरिकली ये लग रहा हो कि अमेरिका हार गया है, और वैसे टेक्निकली भी अमेरिका ही हारा है।
तो वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे वो कम से कम जो है अपनी पॉपुलेशन को ये ज़रूर बता दें कि ये कोई ऐसी डिफीट नहीं थी जो कि इससे पहले जो है वो बुश या बराक ओबामा के हिस्से में आई। तो हम जो है वो इतने नाकाम वापस नहीं तो लौटे हैं। ऐसा और इस सारे- डॉक्टर साहब मुमकिन तौर पे वो क्या हो सकता है जिससे वो अमरीकी अवाम को मुतमईन कर पाएँ, सिवाय तबाही के? और एक और सुबकी भी उसमें हो सकती है, क्योंकि ईरान अभी तक तो घुटनों पे आने को तैयार नहीं है। और ईरान जो है वो बिल्कुल इस बात के लिए भी तैयार है कि उनके ऊपर एक हमला होना है, और वो बारहा अपने मीडिया पे भी और उनके जो स्टेट्समैन हैं वो भी इस बात का इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हमें पता है इन्होंने अल्टीमेटली हम पे अटैक करना है। और ट्रंप जो है वो खुद भी 2-3 दफ़ा जो है उन्होंने जो 2 इंटरव्यूज दिए थे 2 हफ्ते पहले, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम जो है एक हैवी बम्बार्डमेंट ईरान पे करेंगे और उसके बाद ईरान 20 साल जो है वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मसला ये है कि हैवी बम्बार्डमेंट ईरान अमेरिका करना चाहता है, मगर वो उसके पास ये कैपेसिटी है या नहीं। तो जहाँ तक एरियल कैपेसिटी का है तो ठीक है, ग्रेविटी बॉम्ब्स उनके पास हैं, न्यूक्लियर उनके पास है, वो कर सकते हैं हैवी बम्बार्डमेंट, तबाही फैला सकते हैं, मगर उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा और वो रिटेलिएशन जो है वो ज्यादा फैलेगी नहीं, क्योंकि ये जंग तो ऑलरेडी फैल रही है। इसके अंदर चाइना और रशिया जो है वो फिजिकली अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वैसे तो बहरहाल इन्वॉल्व हैं, और साहिल पे जो है अफ्रीका में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पे एक तरफ जो है वो अमरीकी बैक जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, IS के बाकियात हैं दाइश के, और दूसरी तरफ जो है रशिया जो है वहाँ पे वागनर फोर्सेस उनकी वहाँ पे शदीद लड़ाई वहाँ पे हो रही है जो कि अभी हमारे रेडार पे नहीं है, हम जिक्र नहीं कर रहे। तो ये एक तरफ यूक्रेन में ये एक ग्लोबल साउथ और नॉर्थ की जंग हो रही है जहाँ पे रशिया जो है वो पूरे नेटो का मुकाबला कर रहा है। ईरान के अंदर जो है वो पूरा रीजन जो है वो डिप्लोमेटिकली भी, वैसे भी, साइकोलॉजिकली भी, मॉरली भी ईरान के साथ है, और ऑफ कोर्स मटेरियल सेंस में भी बहुत सपोर्ट है जो लोग बता नहीं रहे हैं पब्लिकली। तो अब एक अगर अफ्रीका में भी जंग इस तरह की शुरू हो जाती है तो प्रॉब्लम सिर्फ पेंटागन में ये है कि अगर इस जंग को हम फैला लेते हैं अपने एक जो बॉम्बिंग कैंपेन से, तो फिर रिटेलिएशन कौन कंट्रोल करेगा और इसका फैलाव कौन कंट्रोल करेगा। वो एक ऐसी सूरत हाल में है कि जहाँ पे अगर हम खुद देखें, वी पुट आवरसेल्फ इन अमेरिका शूज, तो हम भी अपने आप को एक ऐसे ही क्वागमायर में देखेंगे कि वापस पलटते हैं तो भी शिकस्त है, अगर खड़े रहते हैं तो भी। अच्छा, अभी तक आपको डॉक्टर साहब कौन इसमें रुकावट का बायस दिखाई दे रहा है? अमेरिका का आयरोज किया जाने वाला नया मुतालबा या एक और नई शर्त का इजाफा, या फिर ईरान जो कि बिल्कुल भी लचक का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है? आबना हरूमस का मामला हो या उनके ऊपर सैंक्शंस हों या उनके अकाउंट अनफ्रीज करने वाला मामला हो, इस खत्ते में जारी जंगें हों। देखिए, ईरान जो है उससे तो 40 साल से सैंक्शंस है ना, वो उसके सैंक्शंस कोई आज से तो नहीं है, और वो इन्हीं सैंक्शंस को खत्म करने के लिए, अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को खत्म करने के लिए बारहा इनके साथ मुज़ाकरात की मेज पे बैठ चुके हैं। न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो 0% तक लास्ट टाइम जो है ओमान में, मस्कत में राजी भी हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका का प्रॉब्लम जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना या बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये उनके ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्लियरली बताते नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि ईरान डिसफंक्शनल हो जाए। अब ईरान कौन सा मुल्क है, सॉवरेन कंट्री, वो विलिंगली वॉलंटरली डिसफंक्शनल होने के लिए तैयार हो जाए अनटिल एंड अनलेस कि उसको आप फोर्सफुली डिसफंक्शनल कर ना दें, उसे बाल्कनाइज ना कर दें। तो ईरान अभी तो कंसोलिडेट किए हुए है, मुकाबला किए चले जा रहा है, लेकिन हम अगर उससे ये उम्मीद करें कि वो वॉलंटियर करे और कहे कि हाँ जी भाई साहब आ जाइए, हमें सीरिया या लीबिया बना दीजिए, तो ये एक बड़ी अजीब सी फरमाइश होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी रीजन में उनसे ये कर भी रहा है। अब मसला सिर्फ ये है कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अब खुलकर जो है वो सामने आ रहे हैं, और वो कोई भी ऐसा मसला नहीं है, वो है स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर पूरा कंट्रोल इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना, और यहाँ पे अपनी मोनोपोली, और साथ में डिसफंक्शनल वीक ईरान विद द पपेट रिजीम। ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव अगर अमेरिका अचीव कर लेता है तो उसकी फतह है, वरना उसको फिर ऑप्टिकली तो ये बताना ही पड़ेगा कि जी हम ये करने गए थे और अब हम ईरान को कमजोर करके आ गए हैं और अब ईरान हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसराइल जो है वो जितने कनिंगली वो अपनी जो है वो चीज़ों को प्लान करते हैं, तो वो इस चीज़ पे बिल्कुल राजी नहीं है कि आप हमें सिर्फ दिखाने के लिए कह दें। हमें ईरान वीक जो है वो चाहिए इन द टेंजिबल फॉर्म, तो उसको करने के लिए जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है। अब वहाँ पे बात ये होती है कि जो एक ग्रुप जो है वो बाकायदा
वॉर प्लानिंग में बताता है कि जी वॉर हो नहीं सकती, प्रैक्टिकली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ग्राउंड इन्वेजन हम कर नहीं सकते, और वापसी का रास्ता जो है वो फिर एक ग्रुप है जो कहता है कि वो हमारे लिए ह्यूमिलिएटिंग है, बहुत जी जी बिल्कुल। और यही चीज़ है जो कि इस अमन को देरपा और मुस्तकिल बनाने में, क्योंकि इसमें ज़ाती एजेंडा नेतन्याहू के शामिल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।